तो आपका स्वागत है वाइब्रेंट केमिस्ट्री में। और वाइब्रेंट केमिस्ट्री में आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में हम लोग सबसे पहले अभिक्रिया वेग के बारे में बात करेंगे। अभिक्रिया वेग को कुछ लोग अभिक्रिया दर भी कहते हैं और अंग्रेजी में हम लोग इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, अभिक्रिया वेग मतलब नाम से हमें एक चीज स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग वेग के बारे में बात करने वाले हैं। और किसके वेग की बात करेंगे? तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग की बात करेंगे। तो यदि मैं आपको साधारण से शब्दों में परिभाषित करना चाहूं अभिक्रिया वेग को, तो अभिक्रिया वेग हमें यह बताता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किस गति के साथ में चल रही है, या कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किस गति के साथ में हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के होने की गति को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? उसे हम लोग कह रहे हैं अभिक्रिया वेग। अब वास्तव में तो हमारे पास में अलग अलग प्रकार के अभिक्रिया वेग हैं, जिनका जो मूलतः हम लोगों ने अलग अलग प्रकार जो रखा हुआ है वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो समय है हमने वो कौन सा निर्धारित किया हुआ है। अभिक्रिया वेग के मापन में जो हम समय निर्धारित करते हैं उसके आधार पर हमारे पास में तात्क्षणिक वेग है, औसत वेग है और आरंभिक वेग है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग औसत वेग से शुरुआत करते हैं, तो औसत वेग का मतलब ये हुआ कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है आपकी, उस रासायनिक अभिक्रिया की एक निश्चित समय अंतराल के दौरान में जो गति है उसे हम लोग कह देंगे औसत वेग। औसत वेग क्या बता रहा है? एक रासायनिक अभिक्रिया निश्चित समय अंतराल के दौरान क्या गति रख रही है उसे हम लोग कहेंगे औसत वेग। औसत वेग को आप और बेहतर इस ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है, और यहाँ पर समय हम लोगों ने अलग अलग रखा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग सांद्रता रखी हुई है। तो मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि समय 5 मिनट से लेके समय 20 मिनट, इन दोनों के बीच में जो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी गति कितनी है उसे आप निकालें। तो इन दोनों समय के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया की हमारी गति होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे औसत वेग। ठीक है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को निकालने का हमारे पास में एक साधारण सा सूत्र होता है, जिसमें हम लोग ये करते हैं कि जो सांद्रता है, सांद्रता में परिवर्तन को भागित कर देते हैं समय में परिवर्तन के साथ में। तो जैसे इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जो समय है, अलग अलग समय है और हमारे पास में अलग अलग सांद्रता है। तो जो हमारा शुरुआती समय है वो 5 मिनट है। 5 मिनट पर जो भी हमारे पास में सांद्रता है उसे हम लोग बता रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं x1 के साथ में, और जो समय उसे निरूपित कर दे रहे हैं हम लोग t1 के साथ में। जो हमारा समाप्ति का समय है, जहां पर हम लोग हमारा जो अवलोकन है उसे समाप्त करने वाले हैं, उसे हम लोग t2 से निरूपित कर दे रहे हैं। और इसी तरह जो यहाँ पर सांद्रता होगी उसे हम लोग x2 से निरूपित कर देंगे। तो यदि हमें परिवर्तन निकालना है कि सांद्रता में परिवर्तन कितना हो रहा है और समय में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो अंतिम अवस्था है उसमें से प्रारंभिक अवस्था का जो सांद्रता है उसे घटा देंगे। उसी तरीके से जो हमारा अंतिम समय है, मतलब हमारा अंतिम समय से मतलब जो है कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अवलोकन का समाप्ति का जो समय है उसमें से हम उसके आरंभ का समय जो है वो घटा देंगे। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? सांद्रता में परिवर्तन और समय के अंदर में परिवर्तन, और इसी के जरिए हम लोग क्या करेंगे? जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसका औसत वेग निकाल लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं तात्क्षणिक वेग पर। तो तात्क्षणिक वेग जो है, तात्क्षणिक वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का एक निर्धारित समय पर जो अभिक्रिया वेग होगा उसे बताता है। जैसे यहाँ पर हमने दो अलग अलग समय लिए थे, 5 मिनट और 20 मिनट लिए थे, या आप कहें कि यहाँ पे 5 मिनट और हम लोग 15 मिनट ले लें, या 5 मिनट या 20 मिनट, जो भी आप चयन करना चाहे अपने हिसाब से। लेकिन तात्क्षणिक वेग में हम लोगों को दो अलग अलग समय की आवश्यकता नहीं होती है। हम एक निर्धारित समय ले लेते हैं और हम बात करते हैं कि उस निर्धारित समय पे हमारी अभिक्रिया की दर जो है वो कितनी है, या हम कहें कि उस अभिक्रिया का वेग कितना है। तो वो मूलतः हमारा हो जाता है तात्क्षणिक वेग। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी चल रही है, तो इसमें मैं आपसे कहूं कि 10 मिनट पे मुझे बताएं कितना वेग है, तो 10 मिनट पे जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। या फिर मैं आपसे कहूं कि मुझे 11 मिनट पर बताएं, या 15, 20, जो भी आपसे एक निर्धारित समय आपको दे दिया जाएगा, और उस पे यदि आपसे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए कहा जाए तो वो एक कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। ठीक है।
अब तात्क्षणिक वेग को भी हम लोग उसी तरीके से उसी सूत्र से हम लोग निकालते हैं जैसे हम लोग औसत वेग को निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन ये है कि जब हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की बात करते हैं, मतलब सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ की यदि हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा समय का परिवर्तन है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, या हम कहें कि ये जीरो की तरफ में अग्रसर होता है। तो बहुत बहुत छोटा समय के अंदर में परिवर्तन होता है। तो बहुत छोटे समय परिवर्तन के लिए जो सांद्रता में परिवर्तन है वो भी बहुत कम होगा। अतः हम लोग इसे dx बाई dt से भी निरूपित कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो dx और dt हमने लिखा है, ये मूलतः ये बता रहा है कि जो परिवर्तन है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है। एक और तरीका जो मुख्य तरीका है हमारे पास में तात्क्षणिक वेग निकालने का, वो ये है कि जो हमारे पास में ग्राफ का जो ढाल बन रहा है, उस ढाल पर हम लोग क्या करें, एक स्पर्श रेखा डाल दें। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है हमारी, हम लोग इस तरीके से इसे बनाते हैं कि जिस समय पर हमें तात्क्षणिक वेग निकालना है, हमारी स्पर्श रेखा ढाल को उस बिंदु पर स्पर्श करती है। तो जैसे यदि यहां पर मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट पर आपको निकालनी है अभिक्रिया वेग, जो हमारा तात्क्षणिक वेग है उसे 5 मिनट पर निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा बनाई है, ये स्पर्श रेखा कहां पर स्पर्श कर रही है, 5 मिनट पर स्पर्श कर रही है। ठीक है। तो उसको निकालने का एक सीधा तरीका ये है कि जो तात्क्षणिक वेग है वो क्या हो जाता है, हमारा स्पर्श रेखा का ढाल हो जाता है। जो हमारी स्पर्श रेखा है उसका ढाल जो है वो मूलतः हमें क्या दे देता है, तात्क्षणिक वेग दे देता है, और उसे हम लोग tan थीटा के मदद से भी निकाल सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आरंभिक वेग के बारे में। तो देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि हर अभिक्रिया वेग को निकालने का तरीका यही है कि आप सांद्रता में परिवर्तन को समय में परिवर्तन के साथ में भागित कर दें। तो अब यहां पर क्या है, जो आपका समय है, समय आरंभिक समय है, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो डेल्टा टी है वो क्या है, आरंभिक समय हमें बता रहा है। तो आरंभिक समय जो है वो समय है जहां पर हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो शुरू ही हो रही है या जस्ट शुरू होने वाली होती है। तो आरंभिक वेग जो है एक प्रकार का तात्क्षणिक वेग है, जहां पर जो हमारा समय होता है वो कैसा होता है, आरंभिक समय होता है। और यहां पर एक बात देखने वाली ये है कि तात्क्षणिक वेग में जो हमारा डेल्टा टी था ये जीरो की तरफ में अग्रसर होता है, लेकिन जो आरंभिक वेग है उसके अंदर में डेल्टा टी हमारा जीरो हो जाता है। और डेल्टा टी इक्वल टू जीरो पर यदि हम लोग अभिक्रिया वेग निकाल रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है आरंभिक वेग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो वेग नियम और उसकी अभिव्यक्ति। तो वेग नियम और उसकी अभिव्यक्ति को समझने के लिए आपको एक रासायनिक अभिक्रिया देखनी होगी। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में हमारा अभिकर्मक जो है वो उत्पाद बी के अंदर में परिवर्तित हो जा रहा है। अभिकर्मक ए था, उससे हमें उत्पाद बी मिल रहा है, और यहाँ पर जो हम लोगों ने छोटा ए और छोटा बी बनाया हुआ है वो क्या निरूपित कर रहा है, वो निरूपित कर रहा है कि जो एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसके अंदर में ए के कितने मोल्स होते हैं या बी के कितने मोल हैं, उसको हम लोग निरूपित कर रहे हैं छोटा ए और छोटा बी के साथ में। वहीं पर आप देख पा रहे हैं कि नीचे हमने लिखा है अल्फा और बीटा। यह अल्फा और बीटा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि यहां पर जो हमारा अभिकर्मक ए है अल्फा उसके सक्रिय सांद्रता को बता रहा है, और जो हमारा उत्पाद बी है बीटा उसमें बी की सक्रिय सांद्रता को बता रहा है। ठीक है। तो वेग नियम की बात करें तो वेग नियम यह कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, जिसे हम लोग किससे बता रहे हैं, मूलतः डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से। तो जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होता है अभिकर्मकों के गुणनांक और उनकी घात जो सक्रिय मास हो उसके बराबर, उसके समानुपाती होता है। मतलब वेग नियम ये कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होगा जो अभिकर्मक है उनके गुणनांक और उनकी घात जो है वो उनका सक्रिय सांद्रता यदि हम लोग लगा दें। तो ये हमें जो जानकारी है वो किससे मिलती है, वेग नियम से मिलती है। अब वेग नियम के हिसाब से यदि हम लोग अभिव्यक्त करें तो हम लोग वेग नियम को इस तरीके से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो कि हम मूलतः अभिकर्मक के तरफ से इसको अभिव्यक्त कर रहे हैं,
और वहीं पर दूसरा माफी चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास में वेग नियम है इसको हम लोग यहाँ पर उत्पाद के टर्म्स में जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है हम इसे जो हमारा अभिकर्मक है उसके टर्म्स में अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो बेसिक जो मूलतः ये फर्क है कि यहाँ पर जब हम लोग अभिकर्मक की बात करते हैं तो उसमें आगे हम लोग नेगेटिव लगा देते हैं, तो ये जो माइनस का चिन्ह होता है ये मूलतः ये बताता है कि जो अभिकर्मक है उसकी दर जो है यहाँ पर कम हो रही है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो अल्फा और बीटा है वो सक्रिय सांद्रता को बता रहा है, और अल्फा और बीटा की यदि आप योग करेंगे तो आपको एक नई चीज मिल जाएगी, वो क्या होगी, वो होगी एन, और इस एन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में जो अलग अलग रासायनिक प्रजातियां हैं उनके सक्रिय सांद्रता को यदि आप जोड़ देंगे तो आपको एक नई चीज मिल जाएगी, और उसको हम लोग कह देंगे अभिक्रिया की कोटि। तो ये जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि मूलतः तो हमारे पास में सक्रिय सांद्रता का योग है, ठीक है। और जब हम लोग सक्रिय सांद्रता की बात कर रहे हैं तो सक्रिय सांद्रता में ये बात आपको समझनी होगी कि जब आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, जैसे यहां पर आप रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो इसमें अभिकर्मक ए का जो ए मोल है वो तुरंत ही पूरा खत्म नहीं होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में पूरा ए मोल जो है वो एक साथ जो है वो भाग नहीं लेता है, बल्कि क्या होता है कि शुरुआत में उसका बहुत ही छोटा सा भाग जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में भाग लेता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक का ए मोल है ये तुरंत जो है रासायनिक अभिक्रिया के आरंभ में पूरा वहां पर खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि क्या होता है कि छोटा अमाउंट जो है इसका वो खत्म होते रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि सक्रिय सांद्रता हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी रासायनिक प्रजाति है, रासायनिक प्रजाति का एक रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला हिस्सा जो है उसे हम लोग कह देंगे सक्रिय सांद्रता, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक प्रजातियां आ रही हैं उनका जो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उस हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे सक्रिय सांद्रता। जैसे मान लीजिए आप 4 रोटी खा रहे हैं, तो अब 4 रोटी ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक बार में ही 4 रोटी खा ली, तो पहले आप एक रोटी लेंगे और एक रोटी में भी आप एक निवाला लेंगे। तो जो रोटी के खत्म होने की दर है वो मूलतः किस पे निर्भर करेगी, उस निवाले के ऊपर में। जितना बड़ा आप निवाला लेंगे आपकी रोटी उतनी जल्दी खत्म होगी। तो जो निवाला है वो मूलतः क्या है आपका, वो सक्रिय सांद्रता को वहां पे निरूपित कर रहा है, ठीक है। तो अब एक और चीज है हमारे पास में ए और बी, जो छोटा है छोटा बी है, मैंने बताया कि ये जो है हमें स्टोइकोमेट्रिक गुणनांकों को बताता है। स्टोइकोमेट्रिक एक अंग्रेजी का शब्द है, तो मैंने सीधे यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक लिख दिया है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसी तरीके से यहाँ पर लिखें, अंग्रेजी का शब्द अंग्रेजी में और हिंदी का हिंदी में। तो स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक क्या है? स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया, जो कि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का जो रासायनिक अभिक्रिया का एक जो संतुलित समीकरण होता है, उस समीकरण में अलग अलग जो रासायनिक प्रजातियां हैं उनका कितना मोल है, उसी को हम लोग मूलतः क्या कह देते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक। अब यहाँ पर जैसे हम लोग जो सक्रिय सांद्रता को जोड़ रहे थे तो हमें अभिक्रिया की कोटि मिल रही थी, वैसे ही जब हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग जब स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक की बात करते हैं तो वो हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को बताता है। अब रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता का मतलब ये है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में कितने मॉलिक्यूल है या कितने जो अणु है वो एक साथ टकराते हैं, ठीक है। आणविकता का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में कितने अणु एक साथ टकराएंगे, उसे हम लोग उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कह देंगे, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कोटि, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। आगे हम लोग मूलतः जो है सारी चीजें अभिक्रिया की कोटि के आधार पर ही करने वाले हैं। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में एक मूलतः फर्क ये है कि अभिक्रिया की कोटि जो है उसका नंबर 1, 2, 3 माइनस में 1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। ये सारी जो है
जो वैल्यूज है वो हमें मिल सकती है अभिक्रिया कोटि के लिए। वहीं पे जो आणविकता है, आणविकता हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके से मिलेगी। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता जो है वो 4 से ज्यादा नहीं होगी। 4 तक की आणविकता के भी बहुत ही कम उदाहरण है हमारे पास में। वहीं पे जो अभिक्रिया की कोटि है, कई सारे हमारे पास में उदाहरण है जिसमें 4 तक का है या उससे भी ज्यादा तक की हो सकती है वो वहां पर। अब मूलतः हम लोग आ जाते हैं वेग नियम की अभिव्यक्ति। तो वेग नियम की जो अभिव्यक्ति है वो क्या करती है? वेग नियम की अभिव्यक्ति मूलतः जो है अभिक्रिया वेग और जो अलग अलग रासायनिक प्रजातियां हैं उनके बीच में क्या संबंध है उसे बताती है। फिर से मैं कह रहा हूं कि जो वेग नियम की अभिव्यक्ति है, वेग नियम की अभिव्यक्ति ये बताएगी कि जो अभिक्रिया का वेग है और अलग अलग रासायनिक जो प्रजातियां हैं उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसे निरूपित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में रासायनिक प्रजाति है उसके परिवर्तन की दर को भागित कर देते हैं किसके साथ में? उसके स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक के साथ में। तो जैसे यहाँ पे B है हमारा, तो B का स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक क्या है हमारे पास में? B। तो इसकी जो हमारे पास में परिवर्तन की दर होगी उसे हम लोग भागित कर देंगे मूलतः किसके साथ में? उसके स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक के साथ में। वैसे ही ये जो है हमने रिएक्टेंट के लिए भी किया हुआ है। तो अब रिएक्टेंट के लिए क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि आगे हम लोगों ने जो माइनस है उसका चिन्ह वहां पर लगाया हुआ है, तो इसमें जो हमें इसकी मात्रा मिलती है वो नेगेटिव में मिलती है। तो उसे हम लोग धनात्मक बनाने के लिए मूलतः गुणा कर देते हैं -1 के साथ में। ठीक है, तो उस तरीके से हमें जो मात्रा है वो धनात्मक में मिल जाती है। तो आगे हम लोग बात करते हैं अवकलन वेग समीकरण की। तो अवकलन वेग समीकरण क्या है आपका? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये जो था ये मूलतः क्या था आपका? अवकलन वेग समीकरण था, या ये जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये भी एक तरीके का अवकलन वेग समीकरण ही है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो समानुपाती का चिन्ह है उसे यदि हम लोग हटाते हैं तो वहां पर हमें एक समानुपाती का क्या करना पड़ेगा? स्थिरांक लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा सूत्र है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। ठीक है, तो ये जो हमें समीकरण मिल रहा है इसे हम लोग बोल रहे हैं इसे हम लोग कह रहे हैं अवकलन समीकरण। और इस अवकलन समीकरण में जो k है हमारे पास में, इस k को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, जो k है हमारे पास में वो क्या है? वो है वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वेग स्थिरांक वास्तव में एक रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग है जब रासायनिक प्रजाति का जो मान है वो कितना हो जाए? एकाकी हो जाए। तो मतलब यदि यहाँ पर ये जो बड़ा ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है हमने, ये मूलतः जो है सांद्रता बता रहे हैं बी की कितनी है। तो यदि बी की सांद्रता यहाँ पर 1 हो गई तो ये जो के है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के। और वही हम लोग उसकी परिभाषा दे रहे हैं कि ये वास्तव में तो क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग है जबकि रासायनिक प्रजाति का जो सांद्रता है वो कितनी हो जाए? एकाकी हो जाए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया वेग हुआ। अब अभिक्रिया वेग का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग हमारे लिए ये है, या कई बार हमसे ये पूछा गया है कि भाई अभिक्रिया वेग दे दिया, जो अभिक्रिया है उसकी कोटि बता दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि बताएं इसके जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई क्या होगी। तो इसकी वेग स्थिरांक की इकाई को निकालने का हमारे पास में एक साधारण सा सूत्र है जो कि क्या है? सांद्रता अपॉन समय में। और इसे हम लोग जो है वो गुणा कर देते हैं किसके साथ में? 1 अपॉन सांद्रता के साथ में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो घात है हमारे पास में वो कितनी है? वो n है। और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो n है जब हम लोग जोड़ देते हैं किसे? सक्रिय सांद्रता को तो हमें n मिलता है जो कि क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो इसकी घात में आ जाता है। अब जैसे हम लोग शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि ये जो n है इस n का मूल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमें क्या बचेगा? सांद्रता
भागित समय बचेगा केवल। तो सांद्रता भागित समय मतलब क्या हुआ, हमारे पास में केवल रहेगा मोल पर लीटर पर टाइम। तो जो हमारे पास में इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर टाइम हो जाएगी। वैसे ही यदि हम लोग प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर n जो है हमारा 1 हो जाएगा, ये और ये मूलतः कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमें प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है उसमें वेग स्थिरांक की जो इकाई मिलेगी वो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। ठीक है। वैसे द्वितीय कोटि में क्या होगा, इसकी जो n है हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, यहाँ नीचे बचेगा मोल पर लीटर। ठीक है, तो जब हम लोग मोल पर लीटर बचेगा और ये हमारे पास में समय बचेगा, तो इस द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया की जो हमारी इकाई है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पर मोल लीटर पर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से मूलतः हम लोग क्या करते हैं, एक जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक की इकाई को निकालते हैं, परिभाषित करते हैं वेग स्थिरांक को, जो हमारे पास में वेग नियम है उसको परिभाषित करते हैं, वेग नियम की अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हैं, और फिर हम लोग संबंध स्थापित करते हैं जो अभिक्रिया वेग है, मतलब जो वेग नियम की अभिव्यक्ति जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, संबंध बताते हैं कि जो अभिक्रिया वेग है और अलग अलग रासायनिक प्रजातियां जो उसमें शामिल हो रही है उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो ये था, इसे